नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव नतीजे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनावों में बीजेपी शिवसेना से सिर्फ 2 सीटों से पीछे रही है। इसके साथ ही पार्टी ने महाराष्ट्र के निगम चुनावों में 9 में से 8 प्रमुख नगर पालिकाओं में भी जीत दर्ज की है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस जीत के मैन ऑफ द मैच माने जा रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी पार्टी ने पंचायत चुनावों में अप्रत्याशित सीटें हासिल की हैं। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों जैसे शिवसेना और बीजेडी के लिए खतरे की तरह उभर रही है। वहीं फिलहाल देश के 5 राज्यों में भी चुनावी जो प्रक्रिया है वो जारी है। क्या वजह है आखिर बीजेपी के इस बढ़ते दायरे की? क्या वाकई जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां इस लोकप्रियता का असर पड़ सकता है? और क्या ये माना जा सकता है जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनकी दरअसल ये स्वीकार्यता है इन चुनावों की वजह से जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहम्मद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। हिलाल अहमद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में। चौथे मेहमान विपुल मुदगल हैं, डायरेक्टर हैं कॉमन कॉज के। और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि क्या वाकई जो मुंबई के फिलहाल चुनाव नतीजे आए हैं या महाराष्ट्र के कह लिया जाए जो स्थानीय चुनाव हैं, इसमें हैरानी की बात है या किसी ने इस तरह से इनरोड्स बनाते हुए देखा था बीजेपी को? नहीं, देखिए, इनरोड्स बनाते हुए दिखता तो कोई नहीं है, रिजल्ट ही होता है तो पता चलता है। दूसरा जो चीज आप कह रही थी कि क्या इसे राष्ट्रीय उस पर देखा जाना चाहिए, आमतौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। पूछूंगी क्या ये आसार नजर आ रहे थे या एक पत्रकार के तौर पर आपको भी हैरानी हुई है कि वाकई अचानक नतीजों में हमें नजर आया और जमीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर वो बदलाव नजर नहीं आ रहा था? देखिए, मतलब आसार तो नजर आ रहे थे इसलिए कि बीजेपी के सामने आज के डेट में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस ग्रेजुअली वो क्रम्बल करती जा रही है और रुकने का वो कहीं नाम नहीं ले रही है। तो आप देखेंगे इस रिजल्ट में भी कांग्रेस जिला पंचायत हो या निकाय वाले जो अर्बन बॉडीज के इलेक्शन हो, उसमें नीचे चली गई। शिवसेना काफी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही थी, उसके बावजूद शिवसेना जहां थी लगभग वहीं पे है। 2-4 सीट आगे पीछे उनका वो हुआ है, लेकिन ब्रॉडली उन्होंने जो उसको मेंटेन किया। बीजेपी का जो राइज है वो फिनोमिनल है। तो क्या ये खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा है या शिवसेना के लिए ज्यादा है? मैं ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी की जो बढ़ती सीटें हैं, जो दायरा बढ़ रहा है, इसके लिए ज्यादा परेशान किसे होना चाहिए? देखिए, दोनों के लिए है। एक तो दुश्मन नोन है कांग्रेस, जिनका की नुकसान, और बीजेपी उसको कांग्रेस मुक्त वो भारत कहती रही है। लेकिन शिवसेना के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि वो दोस्त थे, अब दुश्मन हुए हैं, या अभी भी साथ भी हैं और अलग भी हैं, उस वाली परंपरा से चल रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन है, जैसे बीएमसी एक ट्रिकी सिचुएशन देगा। कहीं एक कल किसी तरह का वो चल गया व्हाट्सएप मैसेज या बाकी मैसेजेस पे, वी हैव ब्रांचेस ओनली इन मुंबई एंड थाने। तो ये जो चीज है ये शिवसेना को वरी करी है, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर शिवसेना अच्छा करती तो बीजेपी के सर में वो ज्यादा दर्द करती। तो उस पक्ष पे बीजेपी शायद थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी। मोर जो टाइमिंग है उससे, मतलब हर आदमी, हर राजनीतिक दल, हर राजनेता उसको भुनाता है। आज ही देखिए नरेंद्र मोदी अपने भाषण में उसको लेकर के आए, अमित शाह अपने भाषण में उस चीज को लेकर के आए। तो ये जो मतलब यूपी इलेक्शन के बीच में एक तरह का एग्जिट पोल वाला सिचुएशन आ गया। इसको इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकती, बाकी कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मोरल बूस्टर के तौर पे ये जरूर काम करता है। और एक मैसेज उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी इसलिए है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण कास्ट के चीफ मिनिस्टर थे, जो कास्ट वाइज वहां कोई ब्राह्मण सीएम नहीं होता। एक कास्ट न्यूट्रलिटी का जो फैक्टर इंड्यूस किया गया था वो शायद, हालांकि एक्सपेरिमेंट कई जगह कर चुकी है बीजेपी, कई राज्यों में कर चुकी है, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि क्या वाकई सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ीसा और महाराष्ट्र से, क्या उत्तर प्रदेश में भी जिसको एग्जिट पोल कह रहे हैं फिलहाल संजय, क्या वाकई जो उत्तर प्रदेश का मतदाता है या दूसरे जो राज्य हैं, क्या वहां पर असर पड़ सकता है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये बताइए कि अब मेयर कौन होगा मुंबई का? क्या बिल्कुल बीजेपी जो है वो तय कर चुकी है कि शिवसेना को जो है अब बड़ा भाई नहीं माना जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवसेना के साथ हमारा बहुत अच्छा गठबंधन है और केंद्र में भी हमारी दोनों की सरकारें साथ साथ चल रही है। हमारे एली हैं और बहुत पुराने और शुरू से हमारे एली हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी विषयों में उनके साथ हमारा तालमेल भी सही चलता है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ गठबंधन नहीं रहेगा। हम तो मान के चल रहे हैं कि शिवसेना के साथ ही ये देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टेट लीडरशिप की नेगोशिएशंस है, उनके आपस में क्या चर्चा होती है वो
तय करेंगे। खबरें तो लेकिन यहाँ तक हम आ रही हैं शिवसेना को गोपाल अपना जी, एली मानते हैं, पहली बात। आप दूसरी बात मानते यह हैं है लाए, कि लेकिन की खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी तक के साथ जाने को तैयार हो गई है शिवसेना। नहीं, कहीं ना कहीं शिवसेना में बेचैनी और वो है वो दिखती है, इलेक्शन के पहले भी दिख रही है, लेकिन हम बड़े भाई की तरह ही उनके साथ डील कर रहे हैं। उनके अंदर बेचैनी है, इधर उधर वो थोड़ा सा, कई बार बयान भी उनके वैसे आते हैं। कौन बड़ा भाई, हम आप या फिर चाहते हैं कि शिवसेना? वो इन चीजों का शॉर्ट टर्म वो उसको समझ कर लेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं बड़े भाई की तरह डील कर रहे हैं, किसको बड़ा भाई मान रहे हैं, अपने आप को या शिवसेना को? नहीं, अब बड़े भाई तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। लगभग 14 से ज्यादा स्टेट्स में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार है। तो बड़ा भाई तो यही होगा। आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स हमारे हैं, और बाकी कोई अपोजिशन में तो बिल्कुल कोई नेतृत्व ही नहीं है कि जो उभरता हुआ दिखता है। तो एक तरीके से यह बहुत सुखद, यह जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है कि जो हमारी प्रो पुअर पॉलिसीज हैं, गरीब कल्याण की, किसानों की, उस तरह की जो प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि सबका साथ सबका विकास, वो बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। चलिए, और सवालों के लिए मैं आऊंगी आपकी तरफ, पहले जी हाँ, जो गोपाल जी और मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ, फिर आती हूँ दूसरे राउंड में, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय चुनाव के जो नतीजे हैं वो क्या मायने रखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। फिलहाल आपने ऑन एयर लाइव कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार किया है कि बीजेपी दरअसल जो है महाराष्ट्र में वो बड़ा भाई की तरह काम कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। आप किस तरह से देखना चाहते हैं विपुल जी, क्या वाकई इस तरह से शिवसेना को ये बात पसंद आएगी? क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये अस्तित्व की बात हो जाती है, खासकर इस अगर दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश की जाए कि जो राजनीति है दरअसल वो बीजेपी और शिवसेना की बहुत अलग नहीं है, विचारधारा के स्तर पर देखें या जिस तरह की वोटर को अपनी तरफ वो आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, जो सामने नजर आ रहा है वो तो ये है कि दोनों, बीजेपी भी आगे बढ़ी है और शिवसेना भी आगे बढ़ी है इस बार मुंबई के चुनावों में। और लेकिन अंदर की बात यह है कि बहुत अच्छी तरह से शिवसेना ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कॉस्ट पे आगे बढ़ रही है। यानी कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बनाएगी और खड़ी होगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं शिवसेना नीचे जाएगी। तो वो ये समझते हैं इस राजनीति को कि बीजेपी, तो यानी फिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी को इतनी नहीं करनी है जितनी की शिवसेना को करनी है। तो छोटे भाई वो बनने को तैयार है, बड़े भाई बनने को भी तैयार है। उनको बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय अगर वो बड़े भाई का या छोटे भाई का जो भी जिस तरह से भाईचारा निभाएंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि सरकार उनकी भी अल्पमत में ही है, 22 सीटें कम है, और शिवसेना उनको अच्छी तरह से पुख्ता सपोर्ट करके चले। और बीएमसी को इतनी बड़ी चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको दे भी सकती है थोड़ा सा पोस्चरिंग करने के बाद। लेकिन इसमें यह है, जो मैं पिछले दिनों बंबई में था और मैं ये देख रहा था कि एनसीपी का जो डेसिमेशन हुआ है वो बिल्कुल तय था, और एनसीपी नाम की पार्टी में ख्याल अब कुछ समय की मेहमान है, वो समाप्त, और इसलिए इस कार्यक्रम में एनसीपी का हमने चर्चा तक नहीं की, अभी तक जिक्र भी नहीं किया। और आप कोई उनकी कोई धरातल नहीं बाकी, कोई लीडर नहीं बाकी। जैसे एक आध जगह पे है अजीत पवार जैसे लीडर पूना में, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो महत्वाकांक्षा का अभाव नजर आ रहा है, कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि देख के कि कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है या कोई कन्विक्शन है या कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एजेंडा तय कर रही है और बाकी सब उसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब आप उसको इस तरह से देख लीजिए। लेकिन ये बात सच है कि ये बहुत बड़ी विजय है और फडणवीस की अपनी विजय है। मोहम्मद अली खान, क्या वाकई लगता है कि संकट काल जो है वो कांग्रेस पार्टी का खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लगता है कि ये काल बढ़ता चला जा रहा है? जहां बात हो रही थी कि शायद कोई जो है कुछ सांसें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में या पंजाब में कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये जो स्थानीय चुनाव हुए हैं फिलहाल, न सिर्फ कि महाराष्ट्र बल्कि उड़ीसा में तीसरे स्थान पर पंचायत के जो चुनाव है वहां पहुंच चुके हैं। क्या इस बात की स्वीकार्यता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आ रही है, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विपुल मुदगल, कि ऐसा लगता है कि दिलचस्पी ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को अब? अल्फा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन रिजल्ट्स को हम स्वीकार करते हैं बड़े आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, और आदर और सम्मान करते हैं लोगों ने जो फैसला लिया है। जो पब्लिक की विल है वो पब्लिक की विल है और हम सबको उसकी इज्जत करना चाहिए। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये कांग्रेस के लिए ये महत्व रखता है कि कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है, मुझे नहीं लगता है ऐसा। देखिए, ये म्युनिसिपल इलेक्शंस थे, सिविक इलेक्शंस थे, इसमें
भाजपा से इन लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, इन्होंने मेहनत बहुत की, मगर ये भी देखना चाहिए कि रिसोर्सेज के नजरिए से ये लोग जो थे बहुत आगे थे और सब कंपेटिटर से। शिवसेना और बीजेपी की जो पकड़ है सिविक पोल्स में, वो शुरुआती तौर पे जैसे आपने कहा एग्जिट पोल्स की आप बात कर रही थी, शुरुआत से ही लग रहा था इन लोगों की पकड़ जो है हम लोग मैचअप नहीं कर पाए स्पेंडिंग में। अब इसकी क्या वजह हो सकती है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और इन 5 राज्यों में आप देखिएगा, हमें पूरा भरोसा है कि आप कांग्रेस का रिवाइवल होते हुए देखेंगे और बहुत ही बड़े स्तर पर रिवाइवल होते हुए देखेंगे, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो हमारा मैसेज था डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये अहंकार वाली राजनीति और नफरत वाली राजनीति के खिलाफ, ये बहुत अच्छे तरीके से जनता में फैला है और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया है। तो अगर ये मान भी लें आप रिवाइवल, जिस रिवाइवल का आप जिक्र करें, तो क्या फिलहाल सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी बनकर रह जाएगी एक ऐसी पार्टी? नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो चुनाव हुए वो इन 5 राज्यों में हुए, अगर और राज्यों में होते तो हम तब अकॉर्डिंगली उसके बारे में सोचते, मगर जो चुनाव हुए हैं इनको लेके हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट है। हमारा लेकिन ये बताइए कि जो ये स्थानीय चुनाव हुए हैं फिलहाल महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, इससे कांग्रेस पार्टी ने क्या नोट्स क्या लिए हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कांग्रेस पार्टी समझी कैसी है, किस तरह समझ रही है इन चुनाव के नतीजों को? अल्फा जी, जब भी कांग्रेस हारती है कोई चुनाव, मैं देखा है तो लोग बहुत ही जल्दबाजी में कांग्रेस को राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मगर आपको इतिहास याद है 1969, 77, 98, आपको याद है कांग्रेस जो है पहले भी बैकफुट पे आ चुकी है और हर बार कांग्रेस ने रिवाइव किया है। ये रणनीतियां होती हैं, बनाना पड़ती हैं और ये चैलेंजेस होते हैं जो रास्ते में आते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनसे ग्रैपल करती है। पॉलिटिक्स में जेटली साहब ने एक बार कहा था कि कोई ऑबिचुअरीज नहीं होती हैं, तो मैं यही याद दिलाऊंगा आपको, आपके पैनल को, और मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने सचमुच बहुत इस बार ठानी है कि हम अपने कार्डर्स को मजबूत करेंगे और दोबारा जनता के पास जाएंगे अपना मैसेज लेके। गोपाल जी, आप जल्दी से कुछ कहिए, फिर मैं अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगी। अल्फा जी, हाँ, मैं ये जो है ना, इस अगर इलेक्शन को सुपरफिशियली एनालिसिस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली एंथोनी कमेटी ने कांग्रेस में कहा था कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जनता कांग्रेस की ये जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की जो सेक्युलरिज्म के नाम पे कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही थी इतने साल, जनता उससे परेशान है। एक मेजर बात। दूसरी बात ये थी कि यह जो सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो लार्ज स्केल करप्शन इन्होंने किया, तो उसके कारण जनता, प्रो पुअर पॉलिसीज इनकी इफेक्टिव ही नहीं थी। प्रो पुअर और जो सोशल डिलीवरी थी उसमें गैप थे, करप्शन था, भ्रष्टाचार था। ये 2 चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डील की है और वह कम्युनिकेशन चैनल बिल्कुल सही है। जनता उससे एग्री कर रही है कि हमारी प्रो पुअर, करप्शन जब तक फाइट नहीं करेंगे तो प्रो पुअर पॉलिसीज केवल एक शैम है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। दूसरा, ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे कम्युनल पॉलिटिक्स जो ज्यादातर पार्टी देश की कर रही थी, उससे अब जनता ऊब चुकी है। इन दोनों बातों का बहुत सही मैसेज टेस्टिंग ग्राउंड मुझे लगता है। गोपाल जी, नहीं, तो गोपाल जी, इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल एनालिस्ट, नहीं, अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका मतलब ये हुआ गोपाल जी, एनालिसिस करते रहे। ठीक है गोपाल जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी अभी तक सेक्युलरिज्म के नाम पे कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही थी, तो बीजेपी अब सही में सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रही है, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल। हम यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, आपका जो सेक्युलरिज्म के नाम पे इस देश में कम्युनलिज्म चल रहा था पॉलिटिक्स में, उससे देश की ज्यादातर जनता परेशान है और हमने उस फेज को बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज कर दिया। जनता उस बात को, अभी तक छुपी हुई बातें थी, जनता उस बात को एक्चुअली अब समझ गई है कि यस, इवन माइनॉरिटीज भी परेशान है इनसे। ठीक है, उन्होंने उनको वोट बैंक बना दिया। मैं बाकी पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए। प्रॉब्लम ये है। ठीक है गोपाल जी, आपकी बात समझ गए जी। अल्फा जी, विद रिस्पेक्ट टू माय को पैनलिस्ट, मैं बस 30 सेकंड में जवाब दूंगा। मुझे बड़ा हिपोक्रेटिकल लगता है, दोगलापन लगता है जब ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मान लिया हम लोगों ने, हमारी एंथनी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, हमने लोगों के सामने रखी वो बात, क्योंकि हम लोग जो है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हमें डर नहीं है अपनी गलतियां अपनाने से। हालांकि हम ये नहीं मानते कि हमारा सेक्युलर अप्रोच गलत था। आप देखिए अल्फा जी, जिस प्रकार से इनके हमारे प्रधानमंत्री, इनके नेता कैंपेन कर रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही है, कसब कांग्रेस, आपके ये शमशान घाटों की बातें हो रही है, दिवाली पे बिजली नहीं आती, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। धार्मिक रूप हर चुनाव को धार्मिक रंग कौन देने की कोशिश करता है हर चुनाव को? तो जब ये ऐसी बातें करते हैं, मैं सख्त आलोचना करता हूँ गोपाल भाई की, सख्त आलोचना करता हूँ। सेक्युलरिज्म की बात ना करें। आप लोगों ने पैसा खर्चा, आप लोगों के कार्डर ज्यादा मजबूत थे, ये मैं मान सकता हूँ, मगर मैं ये नहीं मान सकता कि आप लोग सेक्युलरिज्म का सचमुच जो है असली परिभाषा आप लोग अपनाते हैं। चलिए, मैं बहस में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हिलाल अहमद खान को, हिलाल अहमद साहब को मैं शामिल करना चाहती हूँ। 30 सेकंड,
मैं वापस आती हूँ गोपाल जी, आधा कार्यक्रम गुजर चुका है, मेरे मेहमान को मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, मैं वापस आती हूँ। हिलाल साहब ये बताइए फिलहाल की, हालांकि ये लोकल चुनाव है और बहुत सारे जो लोकल फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह पढ़ना चाहते हैं, खासकर जो नोटबंदी एक ऐसी नीति जिसने पूरे देश के हर व्यक्ति को छुआ, आपको लगता है कि क्या उसको लेकर एक रेफरेंडम है ये? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि नोटबंदी जो थी वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो बना ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई आर्गुमेंट नोटबंदी के समर्थन या खिलाफ में वो लेकर नहीं आया। यहाँ तक कि बीजेपी का भी मैनिफेस्टो इन राज्यों में आप उठाकर देखें तो नोटबंदी रेफरेंस पॉइंट है लेकिन मेन एजेंडा है नहीं, इसलिए इस पर रेफरेंडम अगर आप कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सही बात होगी। कहीं भाषणों में और कहीं बोर्ड्स पे लगा हुआ भी नहीं देखा हमने उत्तर प्रदेश हाँ, में। मतलब आप उसको बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट आपका रहेगा कि अच्छा था, लेकिन आप उसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि सभी राजनीतिक दल इस समय में एक एंटी बीजेपीइज्म की बात करना शुरू कर चुके हैं, तो राजनीति की भाषा चेंज हो रही है और होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इस एंटी बीजेपीइज्म को मान नहीं रहा है। अगर हम यूपी के इलेक्शन की ही बात करें, इससे पहले बिहार वाले इलेक्शन की बात करें, तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी एक ऐसी पावर है जिसको कि आपको अपोज करना है, लेकिन आपको अपोज करना है लेकिन आप उसके लिए कोई शब्दावली का भी चयन नहीं कर पाए हैं। तो जब तक ये इंटेलेक्चुअल वर्क ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी तब तक मुझे लगता है कि राजनीति की नई जबान पैदा नहीं होगी। इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, और बीजेपी की परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हुई है। इसका अर्थ ये है कि जब तक हम आ रहे हैं, और ये बीजेपी की परफॉर्मेंस को आप हर राज्य में देखें तो वो एक इंटरेस्टिंग कोalition बना रहे हैं। यहाँ नीचे वाले चुनाव में भी इंटरेस्टिंग कोalitions हैं, तो इसका जो मुकाबिल कोalition बनेगा वो तभी बनेगा जब आपके पास में नए तर्क होंगे। और बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, वो आती तो एंटी बीजेपीइज्म के नाम पर है लेकिन तार्किक तौर पर वो शून्य है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके पास अपनी कोई नई राजनीति नहीं है बिल्कुल बीजेपी नहीं की है। राजनीति को हाँ, काउंटर एक करने के छोटी लिए। सी बात और लेकिन मैं ये मैं- भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोकप्रियता की वजह फिलहाल जो नतीजों में नजर आ रही है, सामाजिक स्तर पर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है नापने का कि बीजेपी की नीतियां जो है वो स्वीकार्य हो रही हैं, लोकप्रिय हो रही हैं या नहीं। फिलहाल कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनको आप ये मानते हैं कि वाकई काम आ रही हैं, या आपको लगता है कि अभी भी जो पीएम मोदी हैं उनका चार्म दरअसल सब जगह काम कर रहा है? क्या चार्म बरकरार है? 3 जितने साल होने जा सर्वेक्षण रहे हैं। हुए हैं उसमें एक बात तो साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में उतनी कमी नहीं आई इतनी कि और प्रधानमंत्रियों की 2.5-3 साल बाद आ जाती है। हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि किन्हीं नीतियों पर अगर कोई देखिए, हर एक जगह पर राज्यों में और स्थानीय स्तर पर नीतियां अलग होती हैं, उन पर रेफरेंडम अगर मांगा जाए और उसके आधार पर हम इसको लोकप्रियता माने वो गलत होगा, क्योंकि हर एक चुनाव का स्तर अलग है। अगर आप बीएमसी के चुनाव को हम यूपी के चुनाव से लिंक करके देखें तो वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसको उसके संदर्भ में ही देखना चाहिए। जी, शिवसेना की स्पोक्स पर्सन मनीषा क्यांडे हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद है। मनीषा जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि दरअसल महाराष्ट्र में जो बड़े भाई हैं, जो दरअसल पहले शिवसेना को माना जाता रहा था, अब वो बीजेपी है। क्या ये बात आपको स्वीकार है? क्या आप बीजेपी का मेयर बनाने के लिए तैयार हैं? हम अभी भी भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है और हमें विश्वास है कि हम 114 जुटा पाएंगे। 84 से हम और 4 नगर सेवक भी पार्षद जो है वो शिवसेना में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने खुले तौर पर समर्थन दिया है। अब ऐसा है तो अगर हम उसी तरीके से देखें छोटा भाई और बड़ा भाई, तो शिवसेना आज भी बड़ा भाई ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रहा सवाल कि अब तो किसी से युति की चर्चा, अलायंस की चर्चा किसी भी पार्टी से अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। अभी तो हम अपनी जीत 5वीं बार लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया है। कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शिवसेना को छू नहीं सका। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना, पहले तो क्षेत्रीय पार्टियों के बलबूते अपनी पार्टी का बेसलाइन बढ़ाना और फिर उनके पीठ में खंजीर खोपना, ये भारतीय जनता पार्टी की आज तक की नीति रही है। और इसीलिए शिवसेना उसे रोक पाई। शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है माननीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में कि हमने भारतीय जनता पार्टी को रोका है महाराष्ट्र की सीमा पर, और इसीलिए ना ही हमारे सपोर्ट के बगैर वो महाराष्ट्र में सरकार बना पाए और हमारे सरकार सपोर्ट के बिना
ठीक वो है। कभी आगे जाते हुए नहीं बढ़ दिखाई पाएंगे। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। फिलहाल कम से कम आपकी बात से जो शब्दों का जिनका इस्तेमाल आप कर रही हैं उससे ये तो साफ लग रहा है कि जिस तरह से जो लोग नेचुरल अलाइज मान रहे हैं बीजेपी और शिवसेना को कि शायद ये साथ आएंगे ही और फिर आगे बढ़ेंगे, कम से कम वैसा अभी तक तो नहीं लग रहा है आपकी भाषा से। संजय जी बताइए फिलहाल कि इसको जरा राष्ट्रीय स्तर पर देखने की कोशिश करें नतीजों को, तो क्या आप ये मानते हैं वाकई कि ये जो राष्ट्रीय नीतियां हैं बीजेपी की, क्या इतने स्थानीय स्तर पर, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, दोनों ने इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल ये लोकप्रियता राष्ट्रीय नीतियों की वजह से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये वजह सही है? देखिए, जब आप जीत पे होते हैं तो राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ देते हैं, अगर हार जाते हैं तो स्थानीय नीतियों से जोड़ देते हैं। तो ये हर पार्टी करती है और मतलब ये करना कहीं से कोई लिंक उसका राष्ट्रीय उससे नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए साइकोलॉजिकल बूस्टर है, क्योंकि आप देखिए जब आप डिमोनेटाइजेशन का जिक्र कर रही थी, जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं बीजेपी सब जगह जीती है। तो ये उनके फेवर में एक चीज जाता है जिसको वो बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनाते हैं। देखिए, ऑब्वियसली राजनीति में है तो आपको टॉकिंग पॉइंट्स चाहिए सामने वाले को धराशायी करने के लिए, और सामने वाले को ऐसी चीजें खोज के लानी है जो आप में जो भी है नीतियां या आपके कार्यान्वयन में है उसमें वो होल पंच करे। इसमें बीजेपी को ये जो टॉकिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं वो एक इस तरह का फ्लेवर पैदा करी कि बीजेपी एक जो मतलब बॉयंट रिसर्जेंट फोर्स थी वो उसकी मार्च ऑनवर्ड अभी आगे बढ़ती ही जा रही, तो वो वहां पे आकर के रुकती। लेकिन अगर ये कहना कि मतलब काफी राष्ट्रीय नीतियों के साथ हुआ है, लोग एक चीज देखते हैं, आप जैसे हम चुनाव कवर करने जाते हैं, अगर कोई नेता उन्हें सिंसियर लगता है और काम करता हुआ दिखता है, भले ही वो पूरी डिलीवरी ना दे। अब देखिए मनमोहन सिंह मतलब 2009 में जनता ने उन्हें चुन करके वापस भेजा। कांग्रेस की ऐसी कोई बड़ी सफल वो नहीं थी, लेकिन लोगों ने चुन करके भेजा। ममता बनर्जी को दोबारा चुन करके भेजा। समय मेरे पास कम है। विपुल मुद्गल जी, क्या वाकई एक दौर में जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होती थी, क्या वो दौर बीजेपी का आ चुका है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति साफ नजर आ रही थी। इस चुनावों में अगर आप उस क्षेत्र का दौरा भी करें तो वहां पे देखेंगे बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, उत्साह भी था उनके काडर में, बड़ी क्लियर उनकी पॉलिसीज थी। एक सब उन्होंने नारा बना रखा था कि टेक माय वर्ड, मेरा शब्द, मराठी में भी लिखा था, हिंदी में भी लिखा था, और फडणवीस की बड़ी सी तस्वीर थी। तो एक यही कि फडणवीस जैसे व्यक्ति को उन्होंने सामने लाए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अब वो कांग्रेस के पास भी वो रास्ते हैं कि आप यंग ब्लड को लाइए, नए लोग जो क्लीन स्लेट, लेकिन आप नहीं करते। पंजाब जैसी जगह में आप कर सकते थे जहां पे रिसर्जेंस है, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं पे भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कांग्रेस पार्टी फिर से पूरी तरह से पैर जमा, यानी ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा उनको वापस जो है। अगर जीत भी जाए पंजाब में, कहता हूं, तो उसके बाद भी कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि पार्टी को आगे कैसे चलाना है, लीडरशिप कैसे देनी है। हिराज साहब, क्या बताइए कि जिस तरह बिहार में हमने देखा कि दो जो एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स थे वो साथ आए, क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई संभावना आप देख रहे हैं? अगर इस तरह से फेवर में नहीं गए, वाकई जो है गठबंधन उसको उतनी सीटें नहीं मिल पाई, क्या आपको लगता है कि बसपा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आ सकते हैं? मुश्किल लगता है, इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि बिहार में मुकाबला दो ग्रुपों में था और दो मतलब 3 में था और 2 एक साथ आ गए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, और ये नीचे सोशल जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अलग अलग है। तो और लगातार पूरे इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर मायावती भी और अखिलेश भी लगातार इस तरह की संभावनाओं से इनकार करते रहे हैं। लेकिन वही बात जो मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास में अगर तर्क नहीं होगा तो ऐसे सवाल उठेंगे। आप एंटी बीजेपीज़म कर रहे हैं लेकिन आपके पास में तर्क नहीं है, इसलिए आप साथ नहीं आ सकते और नए विचार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं जानती हूँ गोपाल जी और बाकी मेहमान भी जो है काफी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय मेरे पास समाप्त हो गया है। लेकिन अभी कार्यक्रम हमें और भी एपिसोड्स लेकर आएंगे। जाहिर है चुनाव अभी जारी है और चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।